सरकार ने स्टार्टअप्स को बड़ी राहत दी है। शुरुआत इसी से करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप्स की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है, जिसके बाद उन्हें टैक्स का ज्यादा फायदा मिल पाएगा। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, स्टार्टअप्स के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें क्या क्या राहत दी गई है? स्टार्टअप के लिए सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो कई मायनों में काफ़ी अहम है। पहली बात कि स्टार्टअप का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये है कि स्टार्टअप जो हैं, पहले स्टार्टअप की परिभाषा ये थी कि जिनका सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक है वही स्टार्टअप कहलाएंगे। अब इसमें 4 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले स्टार्टअप के दायरे में आएंगे। दूसरी बात, पहले शर्त ये थी कि स्टार्टअप शुरू करने के 7 साल तक आप स्टार्टअप कहलाएंगे। अब यह है कि आपको 10 साल तक स्टार्टअप का दर्जा मिला रहेगा। एक और महत्वपूर्ण विवाद ये था कि स्टार्टअप में अगर कोई कंपनी निवेश करती है तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसको एंजल टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें काफ़ी हद तक सफाई दी गई है और कहा गया है कि अगर कोई कंपनी जिसका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है वो अगर स्टार्टअप में निवेश करती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। शर्त यह है कि ऐसी कंपनी रियल एस्टेट का कारोबार नहीं करती हो, ऐसी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस का कारोबार नहीं करती हो और ऐसी कंपनी ज्वेलरी का कारोबार नहीं करती हो। यानी इस तरह के कारोबार करने वाली कंपनी अगर स्टार्टअप पर पैसा लगाती है तो उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप के लिए काफ़ी हद तक राहत की एक बात है। स्टार्टअप को अब इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उनको टैक्स के अधिकारी बेवजह परेशान करेंगे। अब काफ़ी नियम साफ कर दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से इस नियम को लागू भी कर दिया गया है। ठीक है लक्ष्मण, आप मेरे साथ रहिए। स्टार्टअप्स पर एंजल टैक्स पर बड़ी राहत मिली है स्टार्टअप्स को। इस पर स्टार्टअप से बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने, ये भी देखते हैं। जो हमें एंजल इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, तो रिसेंटली अभी जो ये हुआ था तो उससे थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुई थी कि इतना हम एंथुसियाज्म से और डिप में रजिस्ट्रेशन है, स्टार्टअप एक इकोसिस्टम बना है, लेकिन एक ड्रॉबैक आया जो एंजल इन्वेस्टमेंट में टैक्स लगा। तो उसके रिपोर्ट के बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। जो एंजल टैक्स से रिलीफ मिल रहा है वो तो अच्छी बात है ही। उसके साथ में जो स्टार्टअप्स को 7 साल से बढ़ा के 10 साल तक कर दिया है, वो बहुत अच्छा स्टेप है। और इसके अलावा जो 25 करोड़ और उससे भी ऊपर अगर सेबी अप्रूव्ड जो आपके सेक्शन 56(4)(b) में है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है स्टार्टअप्स को बहुत ऊपर ले जाने के लिए काम कर रही है। इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा एंजल इन्वेस्टर्स को भी और स्टार्टअप्स को भी, क्योंकि इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं अपने टैक्स को सोच करके एक बार सोचता है कि जब तक मेरे को उस स्टार्टअप से उतना रिटर्न नहीं मिलेगा कि मेरा टैक्स भी कवर हो जाए और मेरी बाकी रिस्क भी कवर हो जाए, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एटलीस्ट एक टैक्स एग्जेम्पशन है तो उनको ये लगेगा कि ठीक है, एक सिर्फ रिस्क कवर करना है एंड बाकी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ स्टार्टअप को। शुरुआती दौर में इतना आदमी कमाता ही नहीं है कि जो उसके ऊपर टैक्स देना पड़े। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जी पहले वो वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहाँ पर कि स्टार्टअप पनप सके। तो चलिए, स्टार्टअप्स तो खुश हैं इस नए फैसले से, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट की बात करते हैं। कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की शर्तों में ढील देने पर विचार हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी और किसान ऊर्जा योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण, कैबिनेट की बैठक जारी है, इसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? कैबिनेट की इस बैठक में 6 से 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये हो सकता है कि सिंगल ब्रांड रिटेल में अगर विदेशी निवेश यानी FDI आता है तो उसकी जो अभी शर्तें हैं उसमें ढील दे दी जाए। अभी नियम ये कहता है कि अगर आप सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI लाते हैं तो उस स्टोर से आपको 5 साल के भीतर 30% सामान ऐसे बेचने होंगे जो भारत में बने हुए हों। इस शर्त में ढील देते हुए प्रस्ताव ये है कि 100 मिलियन तक निवेश करने पर आपको 5 साल की बजाय 6 साल तक आपको शर्त पूरे करने की छूट दी जाएगी। अगर आप $200 मिलियन का निवेश करते हैं तो 8 साल तक और $300 मिलियन का निवेश करते हैं तो 10 साल तक आपको ये शर्त पूरी करने की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ अभी शर्त ये कहती है कि अगर सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI आता है तो आपको पहले ऑफलाइन स्टोर खोलना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन इस शर्त में भी रियायत दी जा सकती है, वो ये कि आप चाहें तो ऑफलाइन से पहले ऑनलाइन स्टोर खोल लें। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और 2025 तक $400 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर दिया जाए। इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके तहत ये होगा कि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को सरकार टैक्स में रियायत देगी और सरकारी प्रक्रिया से थोड़ी बहुत यहाँ पे छूट दी
मिल सकती है। और एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कोल माइंस को लेकर के। इसकी नीलामी की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा ताकि कैप्टिव कोल माइंस के कोयले को भी आप खुले बाजार में बेच सकें। एक प्रस्ताव किसानों के लिए है। किसानों के लिए कुसुम योजना को लागू करने की मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत किसान सिंचाई के लिए जो मोटर पंप का जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह सोलर पंप मुहैया कराया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण इन तमाम जानकारियों के लिए। बाजार की बात करते हैं अब। आखिरी घंटे में बाजार ने दिन भर की बढ़त गंवा दी और सेंसेक्स निफ्टी दोनों दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुए। आज दिन भर उठापटक देखने को मिली, जहां एक वक्त निफ्टी 10,700 के पार पहुंचा, वहीं आखिरी घंटे में निफ्टी 10,600 के नीचे तक आ गिरा। लगातार 8वें दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली से तो दबाव बना ही, लेकिन वही आईटी शेयरों में बिकवाली ने दोहरा दबाव बनाने का काम किया। हालांकि गिरावट के माहौल में भी मेटल, रियल्टी और चीनी शेयरों में चमक दिखी। मिड कैप इंडेक्स भी आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। उधर उभरती हुई कंपनियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले पेंटोमैथ ग्रुप ने पाई स्क्वायर इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलकर दमदार ग्रोथ स्टोरी वाली कंपनियों में निवेश करने वाला एक फंड लॉन्च किया है। इंडिया इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी फंड के साथ इसमें निवेश करने वालों के लिए भी शानदार रिटर्न का मौका है। देखिए सिल्की सिंह की यह रिपोर्ट। पेंटोमैथ ने पाई स्क्वायर इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर 400 करोड़ रुपए का इंडिया इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है। इस फंड की अवधि 5 साल होगी और ये एक क्लोज्ड फंड होगा। ये फंड कुछ ऐसी कंपनियों में निवेश करेगा जिनमें ग्रोथ की जबरदस्त उम्मीद नजर आती हो। ये फंड उभरती हुई कंपनियों में न सिर्फ निवेश करेगा बल्कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा ताकि वो तेजी से तरक्की कर सकें। फंड 25 से 30 ऐसी कंपनियों में निवेश करेगा जो प्री आईपीओ, आईपीओ और पाइप स्टेज पर होंगी। निवेश का 30% हिस्सा डेट में होगा, जबकि 30% लिस्टेड और 40% अनलिस्टेड कंपनियों में जाएगा। इंडिया इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी फंड ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फैमिली ऑफिसेज और एचएनआई से निवेश हासिल करेगा। निवेश न्यूनतम 1 करोड़ रुपए से शुरू होगा, जहां पर फंड अवधि में 20 से 24% के रिटर्न का अनुमान रखा गया है। सिल्की सिंह, मुंबई। उधर पेंटोमैथ ग्रुप के एमडी महावीर लुनावत का कहना है कि यह फंड उभरती कंपनियों और निवेश करने वालों दोनों के लिए एक अच्छा मौका है। ये जो फंड है वो ज़्यादातर इमर्जिंग कंपनीज़ में आप निवेश करेंगे। आपसे जानना चाहते थे कि स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, कितना डेट में डालेंगे, कितना इक्विटी में डालेंगे आप इसके लिए? अगर हम बिज़नेस लाइफ साइकिल को विजुलाइज करें तो एक पहला जो पोर्शन आता है वो है स्टार्टअप्स का, और जो लास्ट है वो लार्ज एंटरप्राइजेस का है जिसमें रेंज बाउंड ग्रोथ मिलता है। तो हम लोग टारगेट करते हैं कि जो स्वीट स्पॉट है जहाँ पे हम स्टार्टअप रिस्क नहीं ले रहे हैं, जिसमें कंपनीज का एक बिज़नेस मॉडल एस्टेब्लिश हो गया है, बट एट द सेम टाइम वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि उसमें रिटर्न जो है रेंज बाउंड हो सके। तो उस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को एक वेरी वेल डिफाइंड टाइम पीरियड में उसका बेनिफिट मिल सके, पूरी वैल्यू सिस्टम का, वैल्यू चेन का। और उस ग्रोथ फेज़ को फंड करने के लिए हम 30% जो है डेट में उन कंपनी को लगाएंगे, जिसमें डेट और डेट इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रक्चर्ड फिनांस कंपनीज़ को काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है। वो इक्विटी डाइल्यूशन के लिए रेडी नहीं है या उस वैल्यूएशन पे उनकी कुछ रिजर्वेशंस रहती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए 30% डेट में और बैलेंस 70% जो है इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये 5 साल के लिए क्लोज एंडेड फंड है, एग्जिट मोड क्या होगा? और दूसरा जो पे आउट, इंटरिम पे आउट और रिटर्न्स के ऊपर आपकी क्लैरिटी चाहिए। इंटरिम पे आउट हमने रखा है कि भाई 30% जो हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे उसमें हम क्वार्टरली पे आउट इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे। एंड इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर कैश पे आउट मिलता रहे, उनको 5 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम समझते हैं कि 5 साल इटसेल्फ इज़ ए मच रिड्यूस टाइम है, कम टाइम है कंपेयर टू जो बाकी फंड्स मार्केट में है वो 8 to 10 ईयर्स की बात करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि हम एक जो हमारी एक्सपर्टीज़ है मार्केट में टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ बिजनेसेस और जो एग्ज़िट कैपेबिलिटीज़ है, अगर हम उनको कंबाइन करते हैं तो हम उनको एक कम टाइम में एग्ज़िट दे पाएंगे। तो एक तो है कि हमने उसके साथ साथ रेगुलर पे आउट रखा है ताकि उनको फ़ंड क्लोज़र तक वेट ना करना पड़े, और 5 साल में हम ग्रोथ पार्टनर्स को जो
रोल प्ले कर रहे हैं इन कंपनीज़ का, उनको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, सो दे विल बी काइंड ऑफ पोटेंशियल बाई आउट कैंडिडेट्स। सो एक वो हो गया कि हम सेकेंडरी में उनको दे देंगे ताकि कंपनीज़ का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यू रहे। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जो इन्वेस्टी कंपनीज़ है दे कंटिन्यू टू ग्रो, इवन हम लोग एग्जिट करें उसके बाद भी। एंड सेकेंडली जो IPO का जो प्लेटफॉर्म है, वेदर SME और मेन बोर्ड, उसमें भी हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है वी विल ट्राई टू काइंड ऑफ टेक बेनिफिट उस कैपेबिलिटीज़ का, एंड दोज प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर एग्जिट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स। सर, आपने ये भी बोला कि आप नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर करना चाहेंगे, टैप करना चाहेंगे, विच विल बी पोस्ट इलेक्शंस। तो ये जानना चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट का फ़िलहाल इस इलेक्शन ईयर में मूड क्या चल रहा है? सो मूड तो खैर सबको पता है, अभी तो काफ़ी मार्केट में I would say that nervousness है, people have lot of apprehensions, but I think fundamentally हमने देखा है कि जब इलेक्शन हुआ है, कोई भी पार्टी आए, मार्केट हैज़ डन वेल। एंड हम लोगों का वैसे भी पीरियड जो है 5 years है, तो शॉर्ट टर्म जो हिकअप्स है या उसमें जो उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। अगर हम राइट बिजनेसेस में हैं तो हमारे लिए तो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम एक राइट वैल्यूएशन में कंपनीज़ में एंटर करें, ताकि जब कोई नहीं उस कंपनी की तरफ देख रहा हो तो एटलीस्ट देयर इज़ वन व्हीकल जो एक्सप्लोर कर रही है, जो एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहेगी उन कंपनीज़ की, उनको कैपिटल मिल सके राइट टाइम पे और इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ये जो छोटी सिटीज़ है, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, वहाँ पे हम जाएंगे। वी विल गो टू द डोर स्टेप, जो हम जा रहे हैं इनफैक्ट, एंड आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेसेस का। तो वहाँ पे वी फाइंड द रियल बिजनेसेस एग्जिस्टिंग, एंड सम ऑफ द वेरी निश बिजनेसेस जो प्रेजेंस रहती है, तो उनके पास हम जाके और उनको फंड करेंगे। उधर इंडिया इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी फंड के फंड मैनेजर और पाई स्क्वायर ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर विश्रुत पाठक का कहना है कि फंड में अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। एक्सपोजर किस तरह का होगा, ये कंपनीज़ कौन कौन से सेक्टर्स की होंगी और किस तरह से आपने वो एक्सपोजर जो है वो प्लान किया है? आइडिया था कि हम फोकस करें डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, फोकस करें खेत विभाग, सीड कैपिटल एंड एग्रोकेमिकल प्लेयर्स पे, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, दीज आर द सेक्टर्स। हम लोग अवॉइड करेंगे स्पेसिफिकली अवर टेक्नोलॉजी, फिनटेक, काइंड ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनीज पे। सर, आपने जैसा बताया कि ई-कॉमर्स और फिनटेक से आप खुद को दूर रखेंगे, तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारा आइडिया ये था कि हाउ डू वी डू कैपिटल प्रिजर्वेशन, क्लाइंट का पैसा नहीं जाना चाहिए और दूसरा उनको कंसिस्टेंट रिटर्न मिले। अब डिजिटल इकोनॉमी ऐसी चीज़ है कि आपका हाई रिवॉर्ड हाई प्ले हो जाता है। तो अगर आपका प्ले सही है, आउट ऑफ 20 प्लेस 5 चलते हैं, तो वो बाकी के 15 डूबे हुए को बचा लेते हैं। हमें उसमें नहीं जाना था। हमारा आइडिया ये था कि एक्चुअल ट्रेडिशनल बिजनेसेस जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस हो, जिनमें एक्चुअल कैश फ्लो हो और जिनका ग्रोथ हमें दिखता हो मैक्रो लेवल पे, देन हमारे लिए समझना भी इजी है। आज अगर आप हमें बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं किसी ई कॉमर्स कंपनी या पेटीएम, द ओनली थिंग हम लोग समझ पाएंगे उसके एंटरप्रेन्योर का विजन। देन आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हो एंटरप्रेन्योर्स में, बिजनेस में नहीं। तो हमारा ये फंडा क्लियर था कि हमें ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें एंटरप्रेन्योर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस मॉडल में भी इन्वेस्ट करें। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टर टारगेट ग्रुप, जो इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, वो कौन से इन्वेस्टर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं? देन हमारा फोकस रहेगा इंस्टीट्यूशन। सो विदाउट नेमिंग, देयर आर लॉट ऑफ फंड ऑफ फंड्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स लुकिंग टू डिप्लॉय फंड्स इनटू दिस कैटेगरी एंड अल्ट्रा HNIs. सो मिनिमम टिकट साइज इज 1 crore. तो अल्ट्रा HNIs, फैमिली ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशंस इज वेयर आवर फोकस विल बी। आपसे एक बार हम फंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितना आप इसमें एक्सपोजर जो इक्विटी को दे रहे हैं और कितना डेट को दे रहे हैं और कहाँ जो है पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा? हम लोग अभी 40% वी आर पुटिंग इन अनलिस्टेड इक्विटी, 30% into listed equity or 30% into debt. Now that debt could be in the form of listed equity or a non-listed equity, but वो debt हम लोग 14 to 15% IRR expect कर रहे हैं। Unlisted equity में we believe IRR is much higher, तो वहाँ पे आपको वैल्यूएशन भी सस्ता मिलता है और मार्केट की साइकिल का भी एडवांटेज रहता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर या हमारे जैसे फंड का एडवांटेज ये है कि हम लोग एंट्री ले सकते हैं नीचे की साइकिल में और एग्जिट ले सकते हैं ऊपर की साइकिल में, जो टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं रहता है, बिकॉज
उनके डिसीजन इमोशन ड्रिवन होते हैं, हमारे डिसीजन मैथमेटिक्स, नंबर्स, बिजनेस मॉडल ड्रिवन रहते हैं। तो आई थिंक IRR वहाँ पे हमारा 25 से 30% रहेगा। और जो लिस्टेड इक्विटी जो हमें पाइप बोल रहे हैं, पाइप मॉडल कहते हैं, जो इंडिया में अगेन लॉट ऑफ फंड्स आर फोकसिंग देयर, वहाँ पे हमारा IRR हम 18 से 20% गिन रहे हैं। तो क्लाइंट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 25% कंसोलिडेटेड लेवल पे आपका IRR होना चाहिए। और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंटरिम पे आउट की बात आप कर रहे हैं या रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से होगा? हम समझते हैं कि ये क्लोज एंडेड 5 साल के टेन्योर वाला फंड है, तो इस पे थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। सो एज आई सेड कि 30% पैसा हम डेट में दे रहे हैं 15% पे, तो उसका जो पैसा आएगा वो हम रिटेन करने की जगह हर ईयर में क्लाइंट्स को पे आउट दे देंगे। सो प्रैक्टिकली 30% का 15% इज 4.5%। सो 4.5% ऑफ द फंड साइज विल बी यूजुअली पेड टू क्लाइंट एवरी ईयर एज एन इंटरेस्ट। सो एक यूनिक प्रोपोजिशन हो जाता है कि क्लाइंट को 4-4.5% इंटरेस्ट में मिलता है, प्लस कैपिटल गेन में जो मिला वो एक्स्ट्रा। और पूरे मतलब 5 साल के लिए अगर हैं तो रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट किया जाए? हिस्टोरिकली अगेन इफ़ यू टेक 2018 आउट तो रिटर्न्स तो बहुत अच्छे थे, बट वॉलेटिलिटी एंड सिनेरियो बी देखते हुए हमें लगता है कि 20 से 25% ब्रैकेट में IRR क्लाइंट्स को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेना की। आज सेना ने साफ कर दिया है कि जो भी आतंकवादी कश्मीर में घुसेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने स्थानीय युवाओं को भी खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदूक उठाएगा तो उसे गोली खानी पड़ेगी। सेना ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। सेना ने कहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती घटी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. और पाकिस्तान के PM इमरान खान के बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर आश्चर्य नहीं हुआ। The international community is well acquainted with the reality that Pakistan is the nerve center of terrorism. It is regrettable that the Pakistani Prime Minister has insinuated that India's response to the terrorist attack is determined by the forthcoming general election. India rejects this false allegation. India's democracy is a model for the world, which Pakistan would never understand. We demand Pakistan to stop misleading the international community and to take credible and visible action against the perpetrators of Pulwama terrorist attack and other terrorists and terror groups operating from areas under their control. उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को और क्या सबूत चाहिए? क्या JM चीफ मसूद अजहर यहां बैठा है? हमारे जवानों ने जिन आतंकवादियों को मारा है, अगर हम उनकी डेड बॉडी दिखाएंगे तो वो मानेंगे? ये किस तरह का बयान है? महमूद कौन है? ये वही बंदा जो ना जैश मोहम्मद को चढ़ाना है और जैश मोहम्मद का हमला है। प्रूफ क्या देगी जेड़े असी और लाशा चक के उत्थे ले जाएंगे, जेड़े बंदे मरे ने, जेड़े साडे फौज ने मारे ने, उत्थे वो पछाणूगा, कहेगा मेरे बंदे नहीं है। हुण कह दिया गल्लां ने, सारी दुनिया नूं पता है कि कौन की करे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो भारत के साथ आतंकवाद पर बातचीत करने को तैयार हैं। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई मतलब है? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी ने तमिलनाडु में भी पार्टनर और सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी राज्य की 21 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एआईएडीएमके को सपोर्ट करेगी। सीटों की संख्या अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम ने कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर लड़ेगी। इधर एआईएडीएमके ने 6 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का ऑफर देकर पीएमके को भी अपने साथ ले लिया है। समझौते का ऐलान करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब वो तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 सीटें जीतेंगे। आज बेंगलुरु में एक एयर शो की तैयारी के दौरान 2 विमानों के आपस में टकरा जाने से बड़ा हादसा हो गया। येलाहांका एयरबेस पर हुए इस हादसे में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के 3 पायलट इसमें शामिल थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस भयानक हादसे में एक नागरिक भी घायल है। और क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? क्या आप अपने पसंदीदा चैनल देख पा रहे हैं? नहीं तो जल्दी कीजिए और अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में।